नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त जो सारे देश में बल्कि यूं कहें कि दुनिया भर में जो परिस्थितियां उससे हमारा प्रदेश, हमारे आसपास का वातावरण भी अछूता नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर, वायरस संक्रमण का लगातार बढ़ता हुआ प्रकोप हर किसी को परेशान कर रहा है। हर दिन के आंकड़े लोगों को दहशत में डालते हैं। वायरस के डर ने लोगों की मेंटल फिजिकल हेल्थ पर असर डालना शुरू किया। टेलीविजन पर आती खबरें आपको डिप्रेशन, घबराहट देती हैं। लेकिन इस समय जो पहली लहर से कुछ चीजें अलग हैं, उनको लेकर बहुत सारी परेशानियां इस बीमारी से ग्रसित लोगों को खासा दिक्कत में डालते हुए उन ज्यादा मरीजों को हम देख पाते हैं जो डायबिटीज, लंग्स या हार्ट को लेकर पहले से परेशान थे, अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे। उनकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई। आज हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे, मौजूदा परिस्थिति सेकेंड वेव में क्या चीजें जरूरी हैं, क्या अलर्ट हैं, क्या अलार्म है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर परिमल स्वामी जी हैं, जिनसे हम डायबिटीज से ग्रसित मरीजों को कैसे अपना खास तौर पर इस अवस्था में ख्याल रखना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा भी बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है और धन्यवाद सर आपका कि आपने समय दिया है हमें और हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत नमस्कार मेरा आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, कोरोना संक्रमण का जो सेकेंड वेव है, दूसरी वेव है, पहली बार तो लोग बाग थोड़ा सा सतर्क थे, थोड़ा अनजान थे। अब की बार जानकारियां हैं, आधी अधूरी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं। कैसे लक्षण हो जब आपको अलार्म होना चाहिए, कैसे लक्षण हो जब आपको सचेत हो जाना चाहिए कि अब आपको मेडिकेशन की आवश्यकता है। देखिए, किसी को व्यक्ति को भी अगर आज के समय में बुखार आ रहा है जो 2-3 दिन से ज्यादा है, गले में खराश हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम जैसी तकलीफ है, उसे कोरोना की संभावना है। कई बार, बहुत बार हम ये सुनते रहते हैं कि यह बहुत माइल्ड बीमारी है, परंतु यह बीमारी फैलने वाली है। कुछ लोगों के लिए माइल्ड होती है, कुछ लोगों के लिए सीवियर बीमारी या जो बोलते हैं जीवन के लिए घातक बीमारी भी हो सकती है। अतः आपका टेस्ट होना जरूरी है। अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव है, आपको माइल्ड बीमारी है, तो भी आपको आइसोलेशन क्वारंटीन में जाना है, क्योंकि आप दूसरों की बीमारी ना फैलाएं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि RT-PCR पॉजिटिव है, कंडीशन में उन लोगों को, वैसे कंडीशन में उन सभी व्यक्तियों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर फीवर लगातार बना हुआ है, खांसी बहुत चल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घर में जब अपन ऑक्सीजन चेक करते हैं वो ऑक्सीजन हमारा 94% से नीचे जा रहा है, एक्सट्रीम लिथार्जी, वीकनेस या फटीग हो रहा है, लूज मोशन, डायरिया हो रहा है, अगर उस व्यक्ति को सोचने समझने में दिक्कत हो रही है, जिसे एन्केफेलोपैथी कहते हैं, ब्रेन प्रेशर हो रहा है, और कुछ रिपोर्टें जैसे CRP बहुत अधिक है, D-डाइमर बहुत अधिक है, ये वह सारे चिन्ह हैं कि जिनके चलते हुए हमें उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहना चाहिए, उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। सर, कुछ इसमें रिपोर्ट्स के बिना नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने स्वयं भी बताया कि आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्ट भी दो तरह से हो रहे हैं आजकल, कुछ घर पे आकर टेस्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहां आपको टेस्ट कराने जाना पड़ता है। कैसे सिम्टम दिखें तो आपको परीक्षण के लिए जाना चाहिए और किन किन चीजों का परीक्षण कराना चाहिए, खासतौर पर वो जो पहले से बीमारियों से ग्रसित है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है, उसे सबसे पहले अपने बेसिक टेस्ट तो कराना ही है। बेसिक टेस्ट का मतलब है कि उसकी ब्लड शुगर की क्या स्थिति है, किडनी या लिवर की क्या स्थिति है, और उसके यूरिन में कोई इंफेक्शन तो नहीं है। तो ब्लड शुगर, यूरिया क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, SGPT-OT, जो हम एक जनरल स्क्रीन है, हेल्थ स्क्रीन के रूप में भी उपयोग करते हैं, जो हमें लिवर, किडनी और शुगर की जानकारी देता है, वह हमें करना है। क्योंकि कोरोना की दवाइयों से या केवल कोरोना होने मात्र से भी शुगर गड़बड़ हो सकती है, तो उसके डायबिटीज के ट्रीटमेंट को हमको रीएडजस्ट करना पड़ता है, दवाई के हिसाब से या बीमारी के हिसाब से। फिर कोरोना की तीव्रता कितनी है, इसके लिए हम जो जांच करते हैं उनका नाम है, मैं रिपोर्ट एनुमरेट कर रहा हूं, पर ये क्वालिफाइड डॉक्टर के पूछने के बाद में ये जांच कराएं। CBC, CRP, LDH, D-डाइमर, फेरिटिन और IL-6। जरूरी नहीं कि सारी जांचें कराई जाएं, आपके चिकित्सक के हिसाब से जो जांचें इनमें से आवश्यक है उनको करा के हम उस बीमारी की तीव्रता को देखते हैं। साथ ही साथ में बुखार आने के कुछ दिनों के बाद कई लोग तुरंत ही जाके CT स्कैन करा लेते हैं, जो गलत है। बुखार आने के 1-2 दिन के अंदर CT स्कैन में कई बार कोई फाइंडिंग नहीं आती, एकदम नॉर्मल आता है, और 7-8 दिन के बाद में बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो सही समय पर CT स्कैन करना कई बार हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इन सारी रिपोर्टों के आधार पर बीमारी की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है, जिसमें मरीज की जनरल कंडीशन, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, उसका पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, उसकी सांस लेने की गति, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आधार पे हम उस पेशेंट को ये डिसाइड करते हैं कि होम ट्रीटमेंट चाहिए या अस्पताल में भर्ती करना है। अगर हॉस्पिटल में भर्ती करना तो हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट किया जाता है। होम ट्रीटमेंट है, ओरल दवाइयां दी जाती हैं। डायबिटीज की तकलीफ है,
शुगर का चार्ट डेली मेंटेन करें। जैसा मेरा ट्रेंड है कि मैं दिन भर शुगर का चार्ट मेंटेन करना कहता हूं, सेकंड डे खाली पेट की शुगर और पिछले दिन की आखिरी दिन की जो 3 शुगर है उनकी जांच, और उसके बाद उस दिन के लिए दवाई का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि कई बार प्रतिदिन दवाई की मात्रा बदलना पड़ती है। इसलिए मॉनिटरिंग शुगर की बहुत बहुत जरूरी है, तीव्रता का निर्धारण जरूरी है, यह डिसीजन जरूरी है कि हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट चाहिए कि घर में इलाज चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी मोस्टली जो सेकेंड वेव के पेशेंट्स हैं उनमें ये टेंडेंसी देखी जा रही है, युवा भी इसमें शामिल हैं। बहुत सारे लोग हमारे आसपास इस तरह की शिकायतें या प्रश्न पूछते हैं कि उनका ये कहना है कि 5 से 7 दिन तक तेज फीवर आता है, लगातार आता है। शुरुआत में ऑक्सीजन नॉर्मल रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके ऑक्सीजन जो है वो 90 या 90 की कम भी जाती है, और तब वो बेहद घबराते हैं और उनको लगता है कि अब तुरंत उनको ऑक्सीजन सिलेंडर वाली व्यवस्था मिलना चाहिए, तुरंत उनको ऑक्सीजन युक्त बेड मिलना चाहिए। उनको आपकी क्या सलाह है, घर से कब हॉस्पिटल की तरफ मूव करना है? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमको कोरोना है, ये एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है कि घर में हम पल्स ऑक्सीमीटर रखें, पर आज के समय को देखते हुए पल्स ऑक्सीमीटर भी थर्मामीटर या ग्लूकोज मॉनिटर जैसा एक यंत्र हो गया जिसे हर घर में रहना जरूरी है। जो भी अफोर्ड कर सकते जरूर रखें, बहुत महंगी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत सस्ता इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोरोना से कोई ग्रसित व्यक्ति है, हर 4 घंटे में वो अपना ऑक्सीजन चेक करता रहे। जब तक ऑक्सीजन उसका ठीक है, 95% के ऊपर चल रहा है, वह सुरक्षित है। जैसे ही ऑक्सीजन उसका कम होने लगता है, 94% या से कम होने लगता है, या चलने के बाद में बीच बीच में वो कुछ मिनट चल के, जैसे हम लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं, घर में ही चल के अपना ऑक्सीजन चेक करें। अगर चलने के बाद भी ऑक्सीजन में 3-4% की गिरावट आ रही है, यह इस बात का चिन्ह है और ये पहले से जानकारी हो जाती है कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिना देर करे उसे डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, 4-5 दिन के बाद भी दवाइयां लेने के बावजूद भी बुखार का 101 के ऊपर बने रहना, ये सारे चिन्ह हैं जिन्हें समय रहते ध्यान रखते हुए हम व्यक्ति को गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं, आईसीयू से बचा सकते हैं, ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की जरूरत से बचा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन कम है, बिना कुछ और किए हुए उसे हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। ऑक्सीजन का कट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने 94% से कम रखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और भर्ती हो। 5-6 दिन के बाद में ऑक्सीजन कम होना इन्फ्लेमेशन का चिन्ह है, जिसके लिए दवाइयां, विशेष दवाइयां आपके चिकित्सक कई बार हॉस्पिटल में ही आपको दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और इस समय जो डॉक्टर्स भी जूझ रहे हैं, प्रशासन भी जूझ रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, इसकी आवश्यकता किस स्टेज से पड़ती है, किनको होती है, इसका डिसीजन किस तरह से होता है? जी, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी परसों ही हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ में जबलपुर के चिकित्सकों ने मिलकर रेमडेसिविर की गाइडलाइन तैयार की है जी। 9 दिन के बाद, सबसे पहले तो जाने कि कब रेमडेसिविर का उपयोग है ही नहीं। 9 दिन के बाद में रेमडेसिविर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि 9 दिन के बाद में जिस मरीज की ऑक्सीजन कम है वो खतरे के बाहर, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, अन्य दवाइयों की जरूरत है, पर 9 दिन के बाद रेमडेसिविर नाम की दवाई की जरूरत नहीं है। रेमडेसिविर का सबसे बड़ा रोल शुरू के 5-6 दिनों में है, जब शरीर में वायरस का रेप्लिकेशन या वायरस जो विषाणु है वो शरीर में बार बार रेप्लिकेट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसे रोकने में रेमडेसिविर काम करती है। बीमारी की तीव्रता को कम करती है, ऑक्सीजन की जरूरत को कम करती है, पर मृत्यु दर को कम नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। पर अगर शुरू के 4-5 दिन में बहुत हाई ग्रेड फीवर है, मरीज की ऑक्सीजन कम होने लगी, दूसरा इंडिकेशन है कि अगर शुरू के 3-4 दिन में फीवर है और ऑक्सीजन कम हो रहा है, उसे रेमडेसिविर मिलना चाहिए। उसके साथ में अन्य दवाइयां भी जरूरी, पर रेमडेसिविर मिलना चाहिए। 9 दिन के बाद जरूरी नहीं है। 9 दिन के अंदर तेज बुखार, ऑक्सीजन कम होने की अवस्था, लगातार खांसी या फेफड़े संबंधी लक्षण जैसे सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, तो रेमडेसिविर देते हैं। हमने जो कोविड प्रोफाइल की चर्चा की, जो ब्लड की जांच है जो कोविड की तीव्रता को बताती है, अगर उन्हें तीव्र कोविड दिख रहा है शुरू के 4-5 दिन में, उन्हें भी रेमडेसिविर देने पर हॉस्पिटलाइजेशन का समय, बीमारी की तीव्रता और ऑक्सीजन की आवश्यकता कम हो सकती है, जो आज के समय में जरूरी भी है, जिससे दूसरे पेशेंट को बेड मिल सके, ऑक्सीजन वेस्ट ना हो। इसलिए समय रहते हमें रेमडेसिविर का उपयोग करना चाहिए, पर एक लिमिट के बाद उसका कोई रोल नहीं। डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या अब की बार का ये जो दूसरा वेव है, इसमें कई तरह के म्यूटेंट्स, बहुत सारे परिवर्तन, कई मॉडिफिकेशन की जानकारियां हमको मिलती हैं, लेकिन आधी अधूरी हैं और इन्हीं से थोड़ी शंकाएं बढ़ती हैं। पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में पहले कहते थे पूरी तरह से बीमारी ठीक हो जाती है, अब क्या इसमें कोई चेंज आया है? और हफ्तों के लिहाज से देखें तो क्या अलर्टनेस है, क्या सतर्कताएं बरतनी चाहिए? जी, देखिए, ये कंफर्म तो नहीं हो पाया क्योंकि वायरोलॉजिकल स्टडीज हमारे देश में कम हो पाती हैं, पर डेफिनेटली इस बार का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पिछले बार से अलग है। बीमारी की तीव्रता अधिक है, बीमारी का जो इन्फेक्टिविटी है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा मुझे लगती है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और डबल मास्किंग, 2 मास्क का उपयोग
जरूरत पड़ने पर शील्ड का उपयोग भी करना चाहिए। पिछली बार हमने देखा था कि यंग लोग इस बीमारी से अछूते रह जा रहे थे, बीमारी होती थी, बहुत ही हल्की बीमारी होती थी, पर इस बार हम देखते हैं कि जो लोग 30s में है, 40s में है, उन्हें भी तीव्र बीमारी हो रही है। और इसीलिए अब किसी को भी, कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी उम्र कम क्यों ना, पहले यह था कि एक जनरल वो सेंस ऑफ वो था लोगों में, रिलीफ था यंग लोगों में कि हमें नहीं होने वाली, पर अब उनको भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। 20 से 30 के और 30 से 40 के बीच में तीव्र बीमारी, जिनको कि वेंटिलेटर तक लगा, ऐसा देखने में आ रहा है। पहले बीमारी 10-12 दिन में हम लोग मान लेते थे कि अब ये बीमारी की इतिश्री हो गई है, इलाज समाप्त करने का समय हो गया है, पर आज के समय में बहुत तो नहीं, पर कुछ ऐसे पेशेंट है जो कि 7 डेज के 10 डेज के बाद में जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है। इन लोगों में फेफड़े में जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं कोरोना से होने वाले, फाइब्रोसिस है, लंग के स्ट्रक्चर में परमानेंट थोड़ा सा डैमेज है, वो दिख रहा है। इन्फ्लेमेशन लंबा चल रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड और एक आवश्यकता पिछले बार की तुलना में ज्यादा पड़ रही है। डॉक्टर साहब, तो छोटे में तीव्रता बढ़ रही है, इन्फेक्टिविटी बढ़ रही है, और आउटकम जो है वो पहले से थोड़ा बीमारी का ज्यादा खराब आ रहा है। डॉक्टर साहब, अब की बार एक और होड़ देख रहे होंगे आप भी कि लोग चाहते हैं कि उनको फौरन अस्पताल मिल जाए, बेड मिल जाए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी पास हो जाए, तब थोड़ा सा उनको ठीक लगता है। लेकिन बहुत से अभी डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट को हम ये सुनते हैं कि अधिकांश मरीज घर पर ठीक हो सकते हैं, तो घर पर किन मरीजों को रखकर ठीक किया जा सकता है? जी, जैसा अपन बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले तो अपन मरीज के जो क्लिनिकल स्टेटस है, बुखार नहीं आ रहा है, हल्की फुल्की खांसी है, ऑक्सीजन उसका 95% या 94% के ऊपर लगातार चल रहा है, पेशेंट को चलने फिरने में सांस नहीं हो रही, शरीर में इन्फ्लेमेशन के जिन जैसे बॉडी या जॉइंट पेन नहीं हो रहा है, और बुखार क्रोसिन वगैरह लेने से या बुखार उतारने की दवाई लेने से ठीक हो जा रहा है, ऐसे पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं है। जो माइल्ड पेशेंट है, 3-4 दिन के बाद उसे बुखार होना समाप्त हो जाता है। हम लोग शुरुआत में उसकी सीबीसी सीआरपी जो जांचें है, कोरोना प्रोफाइल जिसको कोविड प्रोफाइल बोलते हैं, ब्लड की जांच जो कोरोना की तीव्रता की तरफ इंगित करती है, उनको करते हैं। बहुत सारे पेशेंट में यह जांच पहली बार और दूसरी बार और कई बार तीसरी बार भी जिनकी की जाती नॉर्मल आती है। अगर पहली बार किसी रिपोर्ट में गड़बड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लिनिकल स्टेटस बुखार, शरीर में दर्द, ऑक्सीजन, खांसी ये ठीक है, इन जांचों को आप 4-5 दिन के बाद करा के देखें। कई बार कुछ मात्रा में हमको घर में स्टेरॉइड देना पड़ता है, जो कि अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए सुरक्षित दवाई है। शुगर बढ़ती है, पर डॉक्टर के कंटिन्यूअस कांटेक्ट के साथ शुगर की दवाई के एडजस्टमेंट के साथ घर में ही शुगर कंट्रोल हो जाती है। ऐसे पेशेंट घर में रह सकते हैं जिनकी संख्या काफी ज्यादा है या मेजॉरिटी वही है। इसके अलावा जो पेशेंट है, बुखार नहीं ठीक हो रहा, खांसी लगातार बनी हुई है, सांस फूलने लगी है, और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कम होने लगा है, हमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। ब्लड की जांच में कुछ लोग, कुछ माइनॉरिटी, बहुत सारे, सभी लोग नहीं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो ऊपर से ठीक दिख रहा है, जिनकी ब्लड की जांच या सीटी स्कैन बहुत गड़बड़ है, ऐसे पेशेंट को भी हम लोग भर्ती होने की सलाह देते हैं। और कई पेशेंट जिनमें सीटी का स्कोर, सीवियरिटी स्कोर मॉडरेटली सीवियर उससे ज्यादा जा रहा है, ऐसे पेशेंट को भी हॉस्पिटलाइज होने की सलाह दी जाती है। सीटी स्कोर में माइल्ड डिजीज दिख रही है, बुखार नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन ठीक है, घर पे बने रहे, डॉक्टर के संपर्क में रहे। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर के अलावा भी कुछ ऐसे इंजेक्शन, कुछ दवाइयां हैं जिनकी शॉर्टेज की खबरें आए दिन हमको मिलती रहती हैं, और कुछ बड़ी महंगी दवाइयां हैं, कुछ बताते हैं कि डॉक्टर्स के लिए अंतिम अस्त्र की तरह हैं। ये नई मेडिसिन क्या हैं और क्या इनकी पर्याप्त उपलब्धता है? इतना पैनिक क्यों है इनको लेके? जी देखिए, ये मेडिसिन भी जैसे मीडिया में व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को बहुत सारा ऐसा नॉलेज मिलता है जिसका कि इंटरप्रिटेशन वो नहीं कर पाते ठीक से, कहाँ किस चीज को उपयोग करना नहीं कर पाते। ऐसी एक दवाई है जिसे हम टोसिलिजुमाब कहते हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट के लिए ये यूज होती थी, रिपर्पस किया गया उसको, इसका नया इंडिकेशन ढूंढा गया है, क्योंकि सेकेंड वीक जब होता है शुरू, 7 दिन के 8 दिन के बाद में, तब साइटोकाइन स्टार्ट इन्फेक्शन ठीक हो गया है, लेकिन उस व्यक्ति में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया जारी है। इस इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए टोसिलिजुमाब दिया जाता है। यह टोसिलिजुमाब एक स्ट्रांग दवाई है, कई बार इससे दबे ढके इन्फेक्शन अनमास्क हो जाते हैं और उस व्यक्ति को सीवियर सेप्सिस भी हो सकता है। इसलिए ऐसे सेंटर में जिसे इसे देने का अनुभव है, और हम लोग सभी जगह जो अच्छे सेंटर हैं उनके यहाँ मल्टीपल ओपिनियन लेने के बाद में फिजिशियन, चेस्ट स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनकी ओपिनियन लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस दवाई लेने का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। जब सब तरफ से ओके है, ब्लड में इन्फेक्शन के चिन्ह नहीं है, ब्लड में कोई खून में बीमारी के कीटाणु जो बैक्टीरिया वो नहीं है, तब इसे देना चाहिए।
और यह दवाई देने से ऐसा नहीं है कि जादू की कोई वो है, संजीवनी बूटी है कि सब ठीक हो जाएंगे। कुछ प्रतिशत मरीजों में सुधार होते देखा गया है, पर सिग्निफिकेंट सुधार होते नहीं देखा गया। जैसा मैं अपन लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छी नर्सिंग केयर, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, जरूरत पड़ने पर वेंटिलेशन और स्टेरॉइड के सही उपयोग से अधिकतर मरीज 90% से ऊपर मरीज जो कि गंभीर रूप से जिनकी ऑक्सीजन कम है वो ठीक हो सकते हैं। सर, अंतिम बहुत संक्षेप में एक छोटा सा सवाल है। कई सारी भ्रांतियां ये भी हैं कि जिनको कोरोना हुआ है, जिन्होंने कोरोना की दवाइयां ली, उनको बाद में खून पतला करने की दवाइयां ले लेनी चाहिए या दी जाती हैं, कितना सच है? जी जी, कोरोना के बाद में ये देखा गया है कि शुरू के 1 महीने तक खून में क्लॉटिंग की प्रवृत्ति ज्यादा है। भारतीय डेटा हम लोग के पास में बहुत सिग्निफिकेंट उपलब्ध नहीं है। वेस्टर्न डेटा के ऊपर हम लोग ने ये एक तरह की एक रफ गाइडलाइन है कि शुरू के 1 महीने तक खून पतला करने की स्ट्रांग मेडिसिन उस व्यक्ति को दी जाती है, अगर उसमें इस दवाई को ना देने का कोई कारण नहीं है। तो खून बहने की प्रवृत्ति है, कहीं से जल्दी खून आ जाता है, कोई ऐसा रक्त संबंधी डिसऑर्डर है जिसके कारण की नाक से खून आना या नाक से खून आने की शिकायत है, ऐसे व्यक्ति को यह दवाई नहीं दी जाती है। हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट जिसे पहले हार्ट अटैक हो चुका है, उनको यह दवाई लगभग 1 महीने के लिए दी जाती है और 1 महीने के बाद में फिर सामान्य खून पतला करने के लिए जो एस्पिरिन की दवाई है उसको फिर चालू कर दिया जाता है। तो ये लिमिटेड पेशेंट जी, सब पेशेंट के लिए नहीं है ये दवाई, ये केवल लिमिटेड पेशेंट के लिए। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका इतनी काम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों ने इस सेशन का पूरा लाभ लिया होगा। फिर अपील करते हैं कि जो डॉक्टर परिमल स्वामी जी ने आपको चीज़ें बताई हैं, एक एक बात का ख्याल रखें, अलार्म्स का ध्यान रखें, अपना पूरी तरह ख्याल रखें, और डायबिटीज़ पेशेंट खास तौर पर अपना चार्ट मेंटेन करते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीमेडिसिन के द्वारा आपके पास में आपके एक्सपर्ट से जुड़ने का अभी भी अवसर है। घर में शांत ना बैठ जाएं, इग्नोर ना करें अपनी हेल्थ को, यह बड़ा कठिन समय। बहुत धन्यवाद आप सबका भी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।